चलो यार बच्चों, देखो फटाफट से, कल लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्री सॉल्व किया था। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री सॉल्व किया था, बट बीएन कंपनी था जिसमें हमने एक वर्किंग नोट बनाया था। एप्लीकेशन का पैसा कितना आया, कैसे कैसे हमने उस पैसे को इस्तेमाल किया, कहाँ कहाँ यूज किया, और बचा हुआ जो पैसा था वो हमने रिफंड कर दिया। और कुछ एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दिए थे, उसका भी अमाउंट हमने रिफंड कर दिया। बराबर है, अराउंड 31,000 एप्लीकेशंस थे, उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया था बेटा। बराबर है, सारी एंट्रीज हो गई थी, बस एक एंट्री बची थी बेटा कल लास्ट वाली। कौन सी? इंटरेस्ट की एंट्री। अच्छे से ध्यान देना, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको अच्छे खासे एमसीक्यू आते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पे कुछ लोगों ने पैसा एडवांस में दे दिया था, 2 लोग थे। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको याद आ रहा होगा तो देख लो एक बार, अच्छे से ध्यान दे देना। देखो क्या था उसमें, सिनारियो क्या था, आपको याद आ रहा है बेटा? टोटल 3,17,000 एप्लीकेशन आए थे, इसमें से 31,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिए थे, इनका पैसा हमने रिफंड कर दिया। बचे कितने बेटा? 317 माइनस 31, फटाफट से बताओ मुझे, करो ना फटाफट से कैलसी पे, कितना? 2,86,000। इनको हमने प्रपोर्शनेट बेसिस पे, प्रो रेट बेसिस पे 2 लाख शेयर्स अलॉट किए। मतलब यहां पे इतनों को हमने एंटरटेन किया, 2,86,000। इनको कितना अलॉट किया? 2 लाख शेयर्स। 31,000 हमने रिफंड कर दिया। सो 317 में से 31 रिफंड कर दिया, बचा 2,86,000। ये सर नो। और उनको कितना अलॉट किया बेटा? 2 लाख शेयर्स। बरोबर है, तो यहां पे कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था? 86,000 एप्लीकेशन का 1 रुपीस पर एप्लीकेशन के हिसाब से 86,000 ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। 2,86,000 के लिए अप्लाई किया लोगों ने, लेकिन मेरे पास तो 2 लाख ही शेयर्स थे। 2,86,000 के लिए अप्लाई किया, शेयर्स कितने थे? 2 लाख। तो 86,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो मैंने फ्यूचर के लिए एडजस्ट किया। आज आपने 4 दूध के पैकेट के लिए पैसा दिया, मेरे पास 3 ही दूध के पैकेट थे, तो मैंने आपका पैसा तो पूरा ले लिया 4 दूध के पैकेट का, लेकिन आपको पैकेट कितने दिए? 3। आपका 1 पैकेट का पैसा मैंने बोला मेरे पास में बैलेंस रखता हूं, अगले दिन एडजस्ट कर लूंगा। तो यहां पे भी हमने अगले दिन एडजस्ट किया। कितना? 86,000 एप्लीकेशन का अमाउंट। पर एप्लीकेशन कितना था बेटा? 1 रुपीस। कॉमन सेंस है, बहुत सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में देखो ध्यान देना, अब इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट कैटेगरी में टोटल कितनी कैटेगरी थी? 1 2 3 4। फर्स्ट कैटेगरी में कितने एप्लीकेंट्स थे बेटा? 38,000। सेकेंड कैटेगरी में कितने एप्लीकेंट्स थे? 2,40,000। यहाँ पे 8,000, यहाँ 31,000। इतने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। फर्स्ट कैटेगरी में जो लोग थे उन्होंने 38,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको अलॉट कर दिया था पूरा 38,000। इनको अलॉट किया था 2/3 यानी 160, इनको अलॉट किया था 1/4 यानी 2,000, इनको 0 अलॉट किया। तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी में कोई तो 2 एप्लीकेंट ऐसे थे जिनके पास 4,000 शेयर्स थे। उन्होंने क्या किया था, ये 8,000 शेयर्स पे जब अलॉटमेंट का पैसा देने की बारी आई थी ना, तब अलॉटमेंट के साथ साथ इन्होंने एडवांस में फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया था, जो कि 4-4 रुपए था। मतलब ये 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा भी आ गया और ये 8,000 शेयर्स पे सेकेंड कॉल का भी पैसा आ गया। और ये फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा कब आया मालूम है? अलॉटमेंट वाले दिन। अलॉटमेंट वाले दिन सिर्फ अलॉटमेंट का आना चाहिए था, इन्होंने अलॉटमेंट का तो दिया ही दिया, साथों साथ एडवांस में फर्स्ट और सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। कॉल्स इन एडवांस कितना है? ये तोड़ के टुकड़ों में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको टुकड़ों में ही एमसीक्यू आने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। बराबर है। सो कितना एडवांस आया बेटा? टोटल 8 रुपए। कॉल 1 का 4, कॉल 2 का 4 रुपए, टोटल 8 रुपीस। 8,000 शेयर्स पे टोटल अमाउंट कितना एडवांस है? 64,000। आंख बंद करके 64,000 पे कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये 64 में फर्स्ट कॉल का कितना एडवांस है? 32। ये 64 में सेकेंड कॉल का कितना एडवांस है? 32।
तो फर्स्ट कॉल का इंटरेस्ट जो भी एडवांस रहेगा उसका अलग से निकालना है, इसका अलग से निकालना है। क्यों सर अलग से क्यों निकालना है? अरे बाबा दोनों की डेट अलग अलग है, दोनों का पीरियड अलग अलग है, अलग अलग पीरियड है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? ध्यान देना बेटा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। अब मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूं, पहले सिर्फ फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल कब मिलना चाहिए था? फर्स्ट कॉल कब मिलना चाहिए था? कब मिलना चाहिए था? अलॉटमेंट के 3 महीने बाद, लिखा है ना क्वेश्चन में। 30 अप्रैल को अलॉटमेंट हुआ, उसके 3 महीने बाद 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, बरोबर है क्या? तो 30 जुलाई को मिलना चाहिए था, 30 जुलाई को मिलना चाहिए था। प्लीज आप क्रॉस चेक करना, मुझे जो क्वेश्चन याद है उसी हिसाब से बता रहा हूं, मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहा तो आप बता देना बेटा कि सर ये डेट आप गलत बोल रहे हो, ठीक है ना? कब मिलना चाहिए था? 30 जुलाई को, लेकिन कब मिल गया? 30 अप्रैल को अलॉटमेंट के साथ ही आ गया। तो ये पैसा फर्स्ट कॉल का किसके साथ आया? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी कब आया? 30 अप्रैल को। यानी जो पैसा 30 जुलाई 30 जुलाई को मिलने वाला था, बराबर है, वो पैसा कब मिल गया? 30 अप्रैल को। कितना जल्दी मिला? 3 महीना जल्दी मिला। तो इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? कुछ बोला नहीं है, तो मैं टेबल एफ अप्लाई करूंगा। सर टेबल एफ में कितना रेट है? टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सब नोट्स में दिया है, सब आगे फिर से आएगा। अभी सिर्फ देखो बोर्ड पे ध्यान देना, जब हम लोग एंट्रीज लिखेंगे तब नरेशन में सारी चीजें लिखवा के देता हूँ। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर टेबल एफ के हिसाब से कितना बेटा? 12% पर एनम, और अरियर्स के ऊपर 6% पर एनम। यस और नो? 6 नहीं रे, 10% पर एनम। 6% तो टेबल ए में, यस और नो? ये टेबल एफ के रेट है। ये टेबल्स स्केड्यूल में दिए हैं, स्केड्यूल्स कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं, बरोबर है? ये रेट आपने फॉलो करना है, ये पर एनम का रेट। एडवांस मतलब पैसा जब मिलने वाला था उससे जल्दी मिल गया। अरियर मतलब क्या? जब मिलने वाला था उससे लेट मिला। तो यहाँ पे एडवांस की केस है या अरियर की? एडवांस की केस है, बरोबर है? तो यहाँ पे एडवांस की केस है, तो मैं एडवांस का रेट ले रहा हूँ 12% पर एनम। कितना जल्दी मिला? 3 महीना। अमाउंट कितना एडवांस का बेटा? फर्स्ट कॉल का 32,000 है। सो इंटरेस्ट 32,000 रुपीज पे 12% 12% के हिसाब से 3 महीने का कितना आएगा? 960, बरोबर है? कौन बोला 960,000? 960, बरोबर है? 32,000 रुपये 96,000 का कहां से आएगा? क्लियर है? 960 रुपए फर्स्ट कॉल के एडवांस का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही अब आप मुझे प्लीज 10 सेकंड का टाइम लो और मुझे सेकंड कॉल का आप बताओ इंटरेस्ट कितना रहेगा। आप भी बेटा ट्राई करो जो वीडियो दिख रहा है। हाँ, ये मैंने फर्स्ट कॉल का कैलकुलेट किया। अब प्लीज आप लोग मुझे सेकंड कॉल का कैलकुलेट करके बता दो। सेकेंड कॉल का पैसा कब मिला? 30 अप्रैल को मिल गया। सेकेंड कॉल का पैसा कब मिलना चाहिए था? फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद। कब मिलना चाहिए था? फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद, यानी 30 जुलाई से भी और आगे 3 महीने, 30 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, यानी 30 अक्टूबर को मिलने वाला पैसा 30 अप्रैल को मिला। कितना जल्दी मिला? 6 मंथ। और कितना अमाउंट है इसका? 32,000। गेम ओवर। इंटरेस्ट 32,000 के ऊपर 12% के हिसाब से 6 मंथ का। बोल बेटा कितना आया? 119। कुछ था इसमें? सिंपल है कि नहीं? फटाफट से आ जाएगा सभी का। तो अब हम लोग इसकी एंट्री पूरी कर लेते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट पे करते हैं। लिखो एंट्री का नंबर क्या है बेटा? नेक्स्ट एंट्री का नंबर क्या था फटाफट से बताओ? 12, 13। और प्लीज डेट इसका क्या लिखोगे बेटा? क्या बोला है? इंटरेस्ट कब दिया इन्होंने? इंटरेस्ट का अमाउंट कब पे किया? कुछ डेट दिया है क्या? नहीं नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट कब पे किया, कुछ डेट नहीं दिया है? ओके चलो ठीक है, लिखो बेटा इंटरेस्ट 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट पे किया है। तो एंट्री का नंबर लिखो, डेट लिखना जरूरी है, बरोबर है? डेट लिख दो बेटा। क्वेश्चन आप सभी के पास लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में जो बच्चे एब्सेंट है प्लीज किसी के साथ मिलकर के बाजू में बैठ के क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर इसको डेबिट क्यों किया आपने? अरे बाबा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यानी खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस। जब भी कोई कंपनी का खर्चा बढ़ता है तो उसे डेबिट करो, है ना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी डेबिटेड। टू स्ट्रेट अवे पे कर दूं, मैं ड्यू नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट पे कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो मैंने डायरेक्ट पे कर दिया। या फिर दूसरा एक और तरीका है, पहले इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट पेएबल दिखाओ, उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक, बरोबर है। मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं। बोलो बेटा कितना अमाउंट है दोनों का टोटल करना बेटा? 28। देखो प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट कॉल कब मिला, रिसीव्ड कब मिला बेटा बताना फटाफट से, 30 अप्रैल। कब मिलना चाहिए था बोलो बेटा फटाफट से, 30 जुलाई। सो कितना जल्दी मिला, 3 मंथ। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना रहेगा, 32,000 रुपीज पे 12% के हिसाब से 3 मंथ का कितना है, 960। और ऐसे ही मैं साइड में सेकेंड कॉल लिख देता हूँ, आपको बोला था नरेशन में सब लिख के दूंगा, लिख लो। हाँ बेटा कब मिला सेकेंड कॉल, 30 अप्रैल को। कब मिलना चाहिए था, 30 अक्टूबर को। कितना जल्दी मिला, 6 मंथ। देयरफॉर इंटरेस्ट 32,000 था ना, है ना। सर आपको क्या समझा 32,000? अरे कल ही तो हमने सब देखा यार, टोटल 2 लोगों के पास 4-4 हज़ार शेयर्स थे, यानी 8,000 शेयर, उस पर 4 रुपये फर्स्ट कॉल का 32, 4 रुपये सेकेंड कॉल का 32, टोटल मिलकर कितना हुआ था 64। तो इंटू 12% इंटू 6/12। जो बच्चों ने नहीं लिखा अब लिख लो फटाफट से, कितना है बेटा 1920। दोनों की टोटल करो बेटा 28। वेरी गुड बेटा, ये लो 2880, बरोबर है। डन। कुछ था इसमें, हर एक पॉइंट पे एमसीक्यू आएगा। कैसे निकाला हमने, एडवांस पे कब मिलना चाहिए था, कब मिला, जल्दी मिला एडवांस, लेट मिला अरियर। सर वो एक बार रेट लिख के दे दो, लिख लो आपके बुक में, आपको पता सब है, फाउंडेशन में आपने पढ़ा है। लेकिन अब फाउंडेशन की किताबें आप ओपन करोगे क्या फिर से? नो, यही बुक में लिखो, एग्जीक्यूटिव के बुक में। टेबल ए, टेबल एफ, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स। टेबल ए के हिसाब से कितना था बेटा यहां पे बताओ जरा फटाफट से, 6% और 5%। टेबल एफ में डबल हो गया, 12% और 10%। पर एनम पर एनम पर एनम पर एनम। कुछ था इसमें, ये लिख के रख लो साइड में। डन। लेट मिला तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खर्चा इसलिए मैंने इंटरेस्ट को डेबिट किया टू बैंक। और अरियर में इंटरेस्ट मिलता है तो वहां इंटरेस्ट को मैं क्रेडिट करता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बरोबर है। यहाँ इंटरेस्ट हमने दिया है, बैंक बैलेंस कम हुआ इसीलिए बैंक को क्रेडिट किया। ये एक एंट्री रहेगी थी बेटा, सारी एंट्रीज हो गई, सारी एंट्रीज टैली है तो बैलेंस शीट भी टैली रहेगी, बरोबर। चलो प्लीज ध्यान देना, मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, स्क्रॉल करोगे इसको, लो बेटा स्क्रॉल कर रहा हूँ। लिखा सभी ने पक्का? लिखो बैलेंस शीट ऑफ बी एंड कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ बी एंड कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज ऑन डेट बोला है, कौन सी डेट को बैलेंस शीट बनाना है वो डेट लिख लेना। डन। वर्टिकल फॉर्मेट है, ऑलरेडी हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में फॉर्मेट देखा था बेटा इसका। देखो अच्छे से ध्यान देना, फॉर्मेट बता रहा हूँ एक बार, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट्स और वर्किंग नोट नंबर, और यहाँ पे अमाउंट, बरोबर। ए इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये लायबिलिटी साइड का नाम है ना। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, लो फटाफट से हाथ चलाओ बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में क्या रहेगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस,
उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी। बी असेट साइड, यूजेस ऑफ फंड, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट, इसमें फिक्स असेट, फिक्स असेट में टेंजिबल, इनटेंजिबल, है ना। और उसके बाद फिक्स असेट के बाद उसी में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में भी हो रहा है नॉन करंट, करंट यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट यहाँ उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे हम लोग अभी। और उसके बाद नीचे में करंट असेट, नॉन करंट, करंट, दैट्स इट, हो गया। ये लायबिलिटी साइड की टोटल और ये असेट साइड की टोटल। कुछ था रे बेटा इसमें? गिनती के 5 आइटम है। लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट, करंट। असेट साइड में नॉन करंट, करंट। अदर असेट भी आ सकती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, बट वो यहाँ नहीं आएगी। आगे जब हम लोग टॉपिक देखेंगे उसके अंदर में जहाँ आएगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉर्मेट में कुछ है क्या बताओ मुझे? ए बी, लायबिलिटी साइड में 3 आइटम, असेट साइड में 2 आइटम है, नॉन करंट, करंट। लायबिलिटी में भी नॉन करंट, करंट है, एक्स्ट्रा एक क्या बढ़ गया? शेयर होल्डर्स फंड, बरोबर। याद रहेगा फॉर्मेट सभी को? सर ये नॉन करंट और करंट बाइफर्केशन कैसे करते हैं? इसके लिए बेटा आपके नेक्स्ट टॉपिक में बैलेंस शीट के नीचे में जनरल इंस्ट्रक्शन करके एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ने ये समझाया है कि नॉन करंट और करंट, प्लीज ध्यान है बेटा लास्ट बेंच, नॉन करंट और करंट बाइफर्केशन कैसे करते हैं। जहां कहीं पे भी कोई करंट असेट है तो समझ जाओ वो विद इन सेम ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन सेम अकाउंटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट होने वाली है। अगर करंट लायबिलिटी है तो इन नियर फ्यूचर उसका सेटलमेंट करना है, इन नियर फ्यूचर उसका पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी है। और करंट छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा? नॉन करंट रहेगा। यस और नो? ये बात समझ में आया बेटा सभी को? सो करंट, करंट, नॉन करंट समझ में आ रहे हैं सभी को? नियर फ्यूचर में पेमेंट करना है, नियर फ्यूचर में सेटल करना है, नियर फ्यूचर में निकालना है, नियर फ्यूचर में सब खत्म करना है, सेटल कर देना है, तो क्या रहेगा? करंट रहेगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा आपका लायबिलिटी साइड और ये असेट साइड। चलो फटाफट से सारी चीजें लिखते हैं बेटा। शेयर कैपिटल में यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख रहा हूं, नोट नंबर 1। चलो फटाफट से मुझे बता दो, शेयर कैपिटल में यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या देखा था, है ना सर? यहाँ पे हमने देखा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो छोड़ दो। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये था ना, कॉल्ड अप एंड पेड अप। यहां पे सब सेम ही है इसलिए लिख रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इन सारे कैपिटल में क्या अंतर है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब्ड क्या है, कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? शेयर कैपिटल, बरोबर है। उसमें हम लोग डिटेल में सारी चीजें देखेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही है। अगला एक टॉपिक का रहेगा शेयर कैपिटल, जिसमें बाय बैक है, राइट शेयर्स है, सारे शेयर्स और उसके कैपिटल के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान दे दो, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। यहां पे इस क्वेश्चन में सबका अमाउंट सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। चलो मुझे कोई अमाउंट बताएगा क्या? पहला एमसीक्यू आपका, शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा, फटाफट से बता दो। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ रे? प्रेफरेंस है क्या यहां पे? वर्किंग नोट 1 खत्म। बता रहे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? बैलेंस शीट के नीचे में सब नोट्स टू द अकाउंट चल रहा है बेटा, तो 2-3 पेज भी आपको लग गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो, आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, कोई मुझे बता सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? ये जो बीआईएन कंपनी का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? फटाफट से, या कोई तरीका बता दो मुझे बस। 20 लाख। एक बच्चे ने आंसर दिया बेटा 20 लाख। और कोई? और कोई? 20 लाख, सभी का 20 लाख पक्का? देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, बेटा बोर्ड पे देख दो, कंपनी को कितने शेयर्स इशू करना था?
और कंपनी ने कितने इशू किए? 2 लाख ही इशू किए। सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये 2 लाख शेयर्स में से कितने शेयर्स में लफड़ा हुआ रे? 100 शेयर्स में। ये 100 शेयर्स छोड़ के बाकी सारे शेयर्स का हमारे पास पैसा आ गया था 1,99,900, बरोबर है क्या? और ये 100 शेयर्स हमने क्या किए? फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट करने के बाद फिर से हमने इन 100 शेयर्स को क्या कर दिया? री इशू भी कर दिया। यानी एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमारे पास कितने शेयर्स का फेस वैल्यू, कितने शेयर्स का कैपिटल खड़ा हुआ? 2 लाख शेयर्स का। एक शेयर के पीछे कैपिटल, कैपिटल बच्चों में बैंक बैलेंस नहीं पूछा हूँ, मैं आपको कैपिटल का अमाउंट पूछ रहा हूँ। एक शेयर के पीछे कितने का कैपिटल खड़ा हुआ है बेटा? टोटल 10 रुपीज की फेस वैल्यू का इंटू ₹10। बोलो फिर कितना आ गया? कुछ समझ में आया क्या? यस और नो? पक्की बात? पक्का? लिख दूं फिर मैं यहाँ पे बोर्ड पे? सो लिख रहा हूँ बेटा 20 लाख रुपीस का अमाउंट। या सर ये मुझे समझ में नहीं आया। एक और तरीका है, गावरान तरीका बता रहा हूँ। आपने जितनी एंट्रीज किया वो सारी एंट्रीज में जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ वहाँ वहाँ प्लस करो, जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल डेबिट हुआ माइनस करो। नेट फिगर आपकी 20 लाख आनी चाहिए, बरोबर है? पक्की बात है? चलो बेटा आगे। डन। लिख दूं फिर मैं 20 लाख रुपीज। सो 2 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर। कुछ था क्या? ये टोटल कर दिया मैंने 20 लाख, यहाँ पे डैश टोटल डैश, बरोबर है? ऑथोराइज मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं था, इंफॉर्मेशन दिया होता तो लिख लेता। वैसे भी ऑथोराइज का अमाउंट लिख के भी क्या कर लेते? फाइनल टोटल में ऑथोराइज कैपिटल तो आता ही नहीं है। ऑथोराइज वो क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर हम लोग दिखाते हैं, उसको बैलेंस शीट के टोटल में नहीं लेते, बरोबर? चलो आगे। नहीं चलो, ये आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, वर्किंग। हाँ, एमसीक्यू जब आएगा तब आपने ऐसे निकालना है, क्योंकि एमसीक्यू के समय थोड़ी ना आप सारी एंट्रीज लिखने वाले हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आपने शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना है। डन। उसके बाद लो बेटा आगे चलते। लिखो लिखो लिखो, मैं जानता हूं आप लोगों को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा थोड़ी। लिखो बेटा फटाफट से लिखो। हर कोई लिख रहा है ना बेटा? जो बच्चा लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था उसने किसी की बुक में पेजेस देख करके 3 पेजेस की जगह छोड़ना है और लिखना है। मैं बुक चेक करने वाला हूं सभी का बेटा आज। डन। नहीं, मैं सेम बुक चेक करूंगा, कल मैंने चेक किया था। हाँ, कल चेक किया था ना बुक, फिर तो आज वापस चेक करूंगा। और किसी को टेंशन है तो प्लीज अकेले मत बैठो, कोने कोपचे में मत बैठो, किसी के साथ बैठो। हाँ, कोई कभी कभी कुछ बच्चों को टेंशन रहता है ना, सर बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है, तो अकेले मत बैठो, किसी के साथ बैठो। नहीं तो आप अकेले बैठोगे दीवारें खाने आ जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करना है। और इंसान अकेले में जो टेंशन में डिसीजन लेता है वो हर बार गलत रहता है। डन। चलो उसके बाद शेयर कैपिटल यहां लिख लेता हूं 20 लाख रुपीस। हाँ बेटा, रिजर्व सरप्लस में इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? मेरा आपसे सवाल है। रिजर्व सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व है ना, पीएनएल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कुछ है क्या? कैपिटल रिजर्व कुछ है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट था ना यहाँ पे, है ना? बताओ मुझे कितना है। तो देखो, नोट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो बेटा क्या क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व भी है। सर आपको अचानक कैसे समझ में आ रहा है सब है? अरे बाबा ऑलरेडी हमने कल 1.25 घंटा इस पे इन्वेस्ट किया, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कल हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे, फॉरफिटेड शेयर्स री इशू किए थे, तो फायदा हुआ था। फायदा कहां ट्रांसफर किया था? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व यहां पे है, और ये सारे शेयर्स हमने एट प्रीमियम इशू किए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहां पे रहेगा क्या? तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, और कोई रिजर्व अगर मिला तो हम लोग देख लेंगे आखिरी में। दो नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो, ठीक है? अब सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकालना है मुझे फटाफट से बता दो। ले बेटा, कोई है? सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एमसीक्यू है। जितने भी स्टार मार्क में लगा करके लिख रहा हूं, प्लीज आप सारी चीजें लिखना, ये सारी चीजें एमसीक्यू है। जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट
में कितना बैलेंस है मुझे फटाफट से बता दो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस है बेटा? 4 लाख। पक्की बात? कैसे समझ में आया बेटा आपको? देखो, हाँ वेरी गुड बेटा। 2 लाख शेयर्स कंपनी ने क्या किए? अलॉट किए, बरोबर है। इसमें ऐसे कोई शेयर्स है जिसके ऊपर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला? सर ऐसा आपने सवाल क्यों पूछा? अगर कोई शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता ना, तो जो जो नहीं मिला हम उसे क्या करते हैं? रिवर्स। लेकिन ऐसा एक भी शेयर नहीं है कि जिसके ऊपर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला। नहीं ना सर, वो 100 शेयर्स है, वो 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब प्रीमियम मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया, मतलब प्रीमियम रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सारे शेयर्स पे हमें प्रीमियम का पैसा मिल गया था, सारे शेयर्स पे। फाइनल कॉल नहीं मिला 100 शेयर्स पे, लेकिन वो फाइनल कॉल है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हमें हर एक शेयर्स पे मिल गया था, लेकिन सर वो 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए। चूल्हे में जान दो, 100 शेयर्स फॉरफिट भी कर दिए तो क्या? वंस यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इट विल परमानेंटली ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस। क्या नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। यस और नो? तो शेयर्स फॉरफिट भी हो गए, तब भी फॉरफिटेड शेयर्स पे अगर प्रीमियम ऑलरेडी मिला होगा ना, सेंटेंस सुनना, फॉरफिटेड शेयर्स पे अगर प्रीमियम ऑलरेडी मिला होगा ना, तो वो प्रीमियम भी सिक्योरिटी प्रीमियम भी रहता है, वो रिवर्स नहीं होता है। सभी कौन सा प्रीमियम रिवर्स होता है? वही सेंटेंस, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करना है। यस और नो? तो यहां पे सभी पे प्रीमियम आ गया। यस और नो? और री इशू प्रीमियम पे किए थे क्या? नहीं। अगर री इशू प्रीमियम पे किया रहता तो वो प्रीमियम भी इसमें ऐड कर देता, लेकिन री इशू प्रीमियम पे नहीं हुआ। सीधे 2 लाख शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट मिला है इनटू ₹2 पर शेयर। ये क्या बेटा? आपका प्रीमियम का अमाउंट है, यानी कितना आ गया? 4 लाख रुपीस। यस और नो? ये भी खत्म। लिखो बेटा फिर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना? 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस लिखा बेटा। कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस है? कितना ट्रांसफर किया आपने कैपिटल रिजर्व में? पक्का 500 ट्रांसफर किया। कल की एंट्रीज याद आ रही सभी को? कैसे निकालते कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं? शॉर्टकट एमसीक्यू के हिसाब से, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बेटा एक एक कॉन्सेप्ट से आपका टॉपिक और टॉपिक से सब्जेक्ट बनेगा, प्लीज ध्यान देना। हाँ बेटा, बीच से छोड़ना मत इसको। देखो, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ forfeiture, sorry, loss at the time of reissue, loss at the time of reissue, बोलो बेटा, इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बोलो कितना अमाउंट फॉरफिट किया था हमने? टोटल 600। और रीइश्यू के समय नुकसान कितने का हुआ? 10 का शेयर 9 में दिया, मतलब ₹1 का नुकसान हो गया। और कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे, बरोबर है क्या? तो ₹100 का नुकसान हुआ। अमाउंट कितना ट्रांसफर किया था? 500। यस और नो? कुछ याद आ रहा है क्या रे? पक्की बात? तो मैं लिख दूं कैपिटल रिजर्व में, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, तो लिख रहा हूं मैं कैपिटल रिजर्व में। ये देखो कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट लिख रहा हूं, कितना है? ₹500। यस और नो? चलो आगे। नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो, नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो रिजर्व सरप्लस में, और कोई रिजर्व सरप्लस आए तो हम लोग लिख लेंगे। डन। उसके बाद आगे चलते, नीचे 2-3 लाइन की जगह छोड़ दिया है ना। चलो आगे। रिजर्व सरप्लस के बाद अगला आइटम क्या है? सर उसकी टोटल नहीं लिखा आपने। बेटा रिजर्व सरप्लस में और भी कोई आइटम आ सकते हैं। सर आपको कैसे पता कि और भी कुछ आ सकता है? गेस करो आप लोग, बताओ कैसे समझ में आया होगा। एक खर्चे का एंट्री किया क्या आपने? उस खर्चे का नाम क्या था? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। खर्चा क्या करता है? प्रॉफिट को बढ़ाता है या कम करता है? प्रॉफिट कम करता है। और इस पूरे प्रश्न में कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं है, मतलब प्रॉफिट 0। प्रॉफिट तो है नहीं, उल्टा खर्चा हो गया इंटरेस्ट का, 2880 का कुछ तो आपने लिखा ना। तो 0 प्रॉफिट माइनस खर्चा इज इक्वल टू नेगेटिव प्रॉफिट। उसी को आप लोग प्यार से क्या बोलते हो? लॉस। तो हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे P&L अकाउंट निगेटिव बैलेंस, जो भी रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जगह छोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? अभी नहीं देखेंगे हम लोग, कब देखेंगे? आखिरी में। सर हमें एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि कब क्या करना कब नहीं? इसलिए तो बोला हो किसी भी जगह छोड़ दो, क्वेश्चन पूरा खत्म होने के बाद आपको सारी ट्रिक्स छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, वो आप मार्जिन में लिख करके रख लेना। उसके बाद अगला आइटम क्या बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। सर आपको क्या समझा नहीं है? अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया यार। बीएन कंपनी का उसने शेयर्स इशू किया, कुछ शेयर्स पे एडवांस आया, कुछ शेयर्स पे नहीं आया, तो फॉरफिट किया, दैट्स इट, गेम ओवर, और री इशू कर दिया। इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी का कुछ सिनारियो, कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं।
मतलब ये जो पूरा प्रश्न था ये शेयर्स के ट्रांजैक्शन थे, इसमें करंट नॉन करंट लायबिलिटी कुछ नहीं थी, तो ना ही यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी है ना ही यहाँ पे करंट लायबिलिटी है। कुछ बात समझ आई आपको? उसके बाद नॉन करंट असेट्स कुछ है यहाँ पे, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, नो नो नो, कुछ नहीं है, डैश। उसके बाद आगे और क्या बेटा, करंट असेट में कोई है क्या ऐसा कोई अकाउंट? यस है ना सर, बैंक बैलेंस। चलो अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है जो मैंने आपको होमवर्क बोला था लास्ट लेक्चर में, बैंक बैलेंस निकाल के बताओ। बगैर एंट्री पास किए एग्जाम में एमसीक्यू आ गया, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरी इंफॉर्मेशन पूरी रामायण पढ़ो और मुझे बताओ आखिरी में बैंक बैलेंस कितना था बगैर अकाउंटिंग किए। बताओ तो बेटा बैंक बैलेंस कितना था, बोलो कोई बता सकता है मुझे? बैंक बैलेंस कितना था पूरी रामायण पढ़ने के बाद? हाँ बेटा कितना बेटा? 23,97,620। एक आंसर आया बेटा 23,97,620। और कोई बेटा? और कोई? वेरी गुड, एक आंसर आया अभी तक। हाँ इधर पीछे बेटा। सर कैसे निकालना है बैंक बैलेंस? अरे आप सोचो ना, कंपनी टोटल कितने शेयर्स इशू करने वाली थी? 2 लाख। नहीं सर एप्लीकेशन तो ज्यादा आए थे, आने दो, जो भी एक्स्ट्रा के एप्लीकेशन आए उसका पैसा तो हमने आगे वापस एडजस्ट कर ही लिया है ना। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी कितने शेयर्स का पैसा आने वाला था? 2 लाख प्लस जो रीइश्यू किया उनका। सो 2 लाख शेयर्स का पहले हिसाब देख लेता हूं, इसमें लफड़ा हुआ 100 शेयर्स में, दैट मीन्स 1,99,900 शेयर्स का पूरा पैसा आ गया। पैसा बैंक बैलेंस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और कितना पैसा आया? 12 रुपीज प्रीमियम पकड़ के, यस और नो? अरे हाँ या ना, प्रीमियम भी आएगा ना 2 रुपए। बैंक बैलेंस की बात चल रही है, कैपिटल की बात नहीं चल रही है। पूरा पैसा आया इनका 12 रुपीज। हाँ बोलो बेटा कितना अमाउंट आया यहाँ पे? कितना? 23,98,800 इनका पूरा पैसा आ गया। प्लस ये 100 शेयर्स पे कितना पैसा आया था? एप्लीकेशन का आया था, हाँ। अलॉटमेंट का आया था, हाँ। फर्स्ट कॉल का आया था, हाँ। फाइनल कॉल का आया था ना। सर लेकिन इसने एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा दिया होगा, जो भी एक्स्ट्रा दिया होगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया रहेगा। तो छोड़ो ना, कितना एक्स्ट्रा दिया कितना एडजस्ट हुआ, हमें क्या लेना देना, हमें किससे मतलब है? ओनली बैंक बैलेंस, बरोबर है। सो बोलो एप्लीकेशन का कितना था? 1, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल 4, ये तो मिला ही नहीं। 4 3 7 1 8 कितना आया बेटा? फिर इसका टोटल 100 शेयर्स इंटू 8 कितना आया बेटा? 800 रुपए। और सेम शेयर जब हमने री इशू किए तो और कितना पैसा आया? 100 शेयर्स @9 मतलब कितना आया? 900 रुपए। 1 2 3। इसके अलावा और कुछ पैसा आया गया? नो। क्या है? हाँ इंटरेस्ट भी पे किया हमने, लिख दो फिर और एक आगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे किया बेटा? रेफर वर्किंग नोट अबव, बोलो बेटा 2880, ये 4 नंबर। पूरा प्रश्न मैंने पढ़ लिया, बोल बेटा ये पे किया तो ये माइनस हो जाएगा, बरोबर है। ये इसका आंसर कितना था बेटा? तेरा आंसर? अरे हाँ यार कर लेते हैं चेंज अभी, ठीक है ना। लो बेटा आपको सबको समझ में आया मैंने क्या किया? तो देखो प्लीज ध्यान देना, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते से मुझे समझ में आया कि इस पूरे प्रश्न में 2 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, 100 शेयर्स री इशू किए हैं और इंटरेस्ट पे किया है। इसके अलावा और कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो मैंने उन सबका क्या कर लिया? टोटल पैसा आया तो प्लस किया, पैसा गया तो माइनस कर लिया। चलो बता रहे बेटा टोटल कितना रहा है? 23,98,800 प्लस 800 प्लस 900 माइनस 2880 कितना है बेटा? 23,97,620 23,97,620 बराबर तो था बेटा, है ना? कुछ था क्या इसमें? लिख दो फिर बैंक बैलेंस। देखो बगैर अकाउंटिंग किए हमने ओरली बैंक बैलेंस पता किया। सर कैसे पता किया? एक बार फिर से बताओ ना। अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ा, मातृभाषा में कन्वर्ट किया, चेक किया कहाँ का पैसा आया प्लस, जहां जहां पैसा गया माइनस, बरोबर है।
ओरली समझ में आ जाएगा। सर वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट का अमाउंट भी बगैर अकाउंटिंग एंट्री के आप कैलकुलेट कर सकते हो। कॉल्स इन एडवांस पे आपने इंटरेस्ट पे किया, कॉल्स इन एडवांस पे फिर से इंटरेस्ट पे किया, 2 कॉल्स इन एडवांस था ना, एक पे था 3 महीने का, एक पे था 6 महीने का। यस और नो? कम से कम 35 एमसीक्यू इस क्वेश्चन के ऊपर सेट होते हैं छोटे मोटे। चलो बेटा लिखो, बैंक बैलेंस लिख लो। फिर यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट कहाँ गई बेटा? ये बैंक बैलेंस में लिख रहा हूँ। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 4 था, 23,97,620। यस और नो? पक्की बात है, समझ में है बेटा सभी को? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का टोटल कितना आया? ये 4 लाख, ये 500 और पीएनएल माइनस आ जाएगा क्या? 2880 ही था ना इंटरेस्ट। ये क्या था? इंटरेस्ट पेड। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं प्रॉफिट का। प्रॉफिट तो 0 था, उल्टा इंटरेस्ट पे किया तो 2880। बोलो बेटा इसका टोटल कितना आ रहा है? 4 लाख प्लस 500 माइनस 2880, 3,97,000। वेरी गुड बेटा, 3,97,620। 23,97,620, 23,97,620। कुछ था? सारी एंट्रीज टैली, तो फाइनल बैलेंस शीट भी क्या रहेगी? टैली। कुछ रहेगा उसमें? सर यार मज़ा नहीं आया, एक काम करो, बैलेंस शीट कैसे बनाना है डायरेक्ट शॉर्टकट में वापस बता दो, वापस बता दो। बरोबर? प्लीज ध्यान दे बेटा। ओके, लिखा बेटा सभी ने? लिखा क्या? स्क्रॉल करूं मैं इसको? स्क्रॉल करूं बेटा? लिखो फटाफट से, लिखो लिखो जल्दी जल्दी। मैं बुक चेक करूंगा आज, मैं पहले बता रहा हूं, बेइज्जती हो जाएगी क्लास में नहीं तो। लिख लो बेटा। जो बच्चों का लिखना हो गया ना, उसने क्या करना है, पट 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 कैल्सी उठाना है में, कैल्सी उठाने के बाद चेक करना है। चल यार सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट का बैलेंस निकाल के देखते हैं कैल्सी पे, क्वेश्चन पढ़ के। चल बैंक बैलेंस निकाल के देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। आता है क्या कैल्सी पे सारी चीजें? यस। कैसे आता है एक बार बताता हूँ, एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले कैसे रहेंगे एक बार फिर से ध्यान दें। स्क्रॉल करो बेटा इसको। लिखा क्या? लिखो। आप भी तब तक सॉल्व करके देख लो। हाँ आपसे ही बात करो, बोलना जरूरी है, बच्चे सॉल्व नहीं करते नहीं तो। ले बेटा हो गया रे तेरा, सुस्ती लिख लिया बेटा? पीछे परम लिखा? लिख। सिंपल है बैलेंस शीट, कुछ है क्या इसमें? गिनती के 2 आइटम है, नॉन करंट करंट, नॉन करंट करंट, और एक एक्स्ट्रा कौन सा पड़ गया लायबिलिटी साइड में? शेयर होल्डर्स फंड। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो बेटा। देखो प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहली चीज, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आपको एग्जाम में पूछेंगे इंफॉर्मेशन देने के बाद कि शेयर कैपिटल का अमाउंट बता दो। तो कैसे निकालना है शेयर कैपिटल का अमाउंट, प्लीज ध्यान देना बेटा। देखो कितने शेयर्स अलॉट किए थे यहाँ पे? 2 लाख शेयर्स, बरोबर। ये सारे शेयर्स में से कितने शेयर्स में प्रॉब्लम आया? 100 शेयर्स में। मतलब 1,99,900 शेयर्स का पूरा कैपिटल का अमाउंट कितना? 10 है या 12 है? 10। पूरा इनका कैपिटल रेज हो गया। यस और नो? सर इनका क्यों नहीं किया आपने? अरे ये तो फॉरफिट कर दिए ना, मतलब ये 100 शेयर से रिलेटेड कैपिटल खड़ा हुआ और फॉरफिट करते समय कैपिटल कम कर दिया, तो इनका किस्सा खत्म। लेकिन इनका फिर से कैपिटल कब आया? जब ये री इश्यू किए। तो 100 शेयर्स इंटू 10 कितना? 1000। सर लेकिन पैसा तो 9 ही लिया था, लेकिन कैपिटल तो पूरा दिया था ना, ₹4.9 एज फुल्ली पेड। तो ये 1000 प्लस ये 1,99,900, दोनों की टोटल कितना है बेटा? 2 लाख। और ये कितना था? 2 लाख इंटू 10 ना, यहाँ पे 1,99,900 इंटू 10 है ना फेस वैल्यू। तो 19,99,000 प्लस ये 1,000, दोनों का टोटल करो बेटा 20 लाख। कौन बात कर रहा है बेटा? बरोबर है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा कैपिटल के समय हर बार फेस वैल्यू, उसमें प्रीमियम नहीं लेना। सर कौन सी फेस वैल्यू लेना है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कौन सी फेस वैल्यू लेना है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बरोबर।
उसके बाद अगला सवाल, सब प्रीमियम का बैलेंस कैसे निकालते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, पूरी इंफॉर्मेशन पूरी रामायण दी रहेगी, उसके भरोसे प्रीमियम का बैलेंस कैसे निकालना है अगेन आपने ये देखना है। कितने शेयर्स थे टोटल? 2 लाख। सर आप 3,17,000 क्यों नहीं ले रहे हो? एप्लीकेशन तो इतने आए थे। बेटा इतने एप्लीकेशन आए थे, इसमें से 31 हमने रिजेक्ट कर दिए, बचा 286 को हमने अलॉट कितना किया? 2 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा के 86,000 थे, इनका जो भी एक्स्ट्रा का अमाउंट है ये तो हमने एडजस्ट कर लिया है ना। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी कितना पैसा आएगा या कितना कैपिटल रहेगा या कितना प्रीमियम रहेगा? 2 लाख शेयर्स का, प्लस अगर कुछ री इशू किया होगा तो उसका, यस और नो। इसलिए मैं बार बार कितना लिखता हूं? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना था? 2 लाख। कितने शेयर्स पे प्रीमियम आया? सारे। सब आपको क्या समझा? अरे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, अलॉटमेंट आ गया म्हणजे प्रीमियम भी आ गया, सारे शेयर्स पे प्रीमियम आ गया। सो इनटू 2, सो प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा? 4 लाख। सर मान लो इसमें से 100 शेयर्स पे प्रीमियम नहीं आया रहता तो मैं 1,99,900 इंटू 2 करता। सब प्रीमियम नहीं आया मतलब क्या? देखो बेटा, जो शेयर्स पे प्रीमियम नहीं आया उस प्रीमियम को हम लोग रिवर्स कर देते, यानी कॉल करते समय प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखो अलॉटमेंट वाली एंट्री में, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, कॉल करते समय प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, और अगर वो शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो फॉरफीचर के समय हम लोग उस प्रीमियम को रिवर्स कर देते हैं। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूं कि जो जो शेयर्स पे प्रीमियम आया वो ही प्रीमियम का बैलेंस कहां दिखेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। समझ में आया सभी को? उसके बाद सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है बताओ? 1 सेकंड में जवाब चाहिए मुझे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है ये क्वेश्चन में? एक का आंसर आया 500, एक का 0, 500, 600, 600, 600। हाँ बोल पराग। 600। अरे मूर्खो, 600 बैलेंस रहता तो बैलेंस शीट में नहीं दिखता क्या? कैसी बात कर रहे यार? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 100 माइनस नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर्स थे? 100, माइनस इसमें से रीइश्यू कितने किए? 100, 100 में से 100 गया 0, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर, जो भी कुछ रहे 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, सो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर 0। कहां से 500, कहां से 600 बोल रहे? फॉरफीचर में कितना बैलेंस रहेगा? 0। अगर फॉरफीचर में 500 का बैलेंस रहता तो मैं बैलेंस शीट में लिखता नहीं क्या? बैलेंस शीट में क्या आता है? सारे बैलेंसेस। फॉरफीचर में अगर बैलेंस रहता तो वहां पे आता नहीं। सर ये 0 कैसा, एक बार वापस बताना। अरे बाबा शेयर्स फॉरफिट किए 100, नंबर नॉट रुपीज, नंबर पहले। रीइश्यू कितने किए? 100। बोलो फॉरफीचर में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। इसलिए मैंने बोला 1 सेकंड में जवाब दो, और आपने 1 सेकंड में घाई कर दी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम के एग्जाम में 12 से 15 शेयर कैपिटल के ऊपर एमसीक्यू है। समझ में आया क्या? और वो जो 2-4 सही जवाब आते वही 2-4 बच्चे पास होते हैं। सर मतलब क्या हम फेल होने वाले हैं क्या? नहीं, तुमको पास करवाने के लिए यहाँ पे बिठाया मैंने, तो तुम अच्छे से ध्यान दो, और जहां तुम्हारा गलत हो गया ना वही एग्जाम में आने वाला है, वो लिख के रखो, सारी चीजें लिख के रखो। समझ में आया सभी को? सर ये फॉरफीचर का वापस बताओ, लिखो बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बगैर अकाउंटिंग किए कैसे कैलकुलेट करना है? बैलेंस इन अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, सच में सब भूल गए आप लोग, है ना? आगे हम लोग जब शेयर्स के सारे ट्रांजैक्शन डिटेल में देखेंगे तब ये सारी चीजें आने वाली है फिर से। डन। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स थे बेटा? 100, माइनस नंबर ऑफ शेयर्स बगैर अकाउंटिंग किए, हाँ बेटा, रीइश्यूड कितने बेटा? 100। अब यहां से आगे करने का काम ही नहीं है, बट कभी कभी यहाँ पे 100 के अलावा कोई नंबर आया, इसलिए मैं आगे का फॉर्मेट लिख के बता रहा हूँ। ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ फुल प्रूफ है, हर केस में अप्लीकेबल रहेगा। इज इक्वल टू क्या है बेटा? बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स इन फॉरफीचर अकाउंट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। यहां पे पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया था बेटा हमने? बताना तो जरा। एप्लीकेशन का 1,
अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 4, फाइनल कॉल तो मिला ही नहीं, टोटल 8। और फॉरफिट कितना करते हैं, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, प्रीमियम कितना था 2, तो अमाउंट फॉरफिटेड 6 था के पर शेयर, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम रेप, बरोबर है क्या। तो कितना है बेटा यहाँ पे 6, बोलो फिर कितना आया, इज इक्वल टू ई बैलेंस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। एग्जाम में थोड़ी ना आप ये सब लिखने वाले इतना लंबा चौड़ा, एग्जाम में तो आप बस ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये डायरेक्ट आंसर। बट अभी आप सारी चीजें डिटेल में लिखो, बरोबर है क्या। गलती मत होने दो यार नेक्स्ट टाइम से, कैसे कुछ भी आंसर दे रहे हो। जितने शेयर्स फॉरफिट किए उतने पूरे रीइश्यू कर दी, तो कहां से आया बैलेंस, बरोबर है। चलो आगे, अगला सवाल इसी में लिख लिया बेटे सभी ने, लिखो फटाफट से लिखो। डन डन, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, किसी का बाकी है तो प्लीज बोलो रे बेटा। लिखा क्या सभी ने, लिख जतिन फटाफट से लिख बेटा, स्पीड बढ़ाओ यार थोड़ी। डन। देखो अगला सवाल, बैंक बैलेंस पूछेंगे आपको, 8-10 लाइन का क्वेश्चन दे देंगे और क्या पूछेंगे, बैंक बैलेंस, बरोबर है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बैंक बैलेंस, पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो और बैंक बैलेंस कितना है बताओ। अब मुझे बताओ, ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पूरा क्वेश्चन शेयर्स का ही है, इसमें और कोई ट्रांजेक्शन है, माल बेचा, माल खरीदा, असेट बेची, असेट खरीदी, कुछ ट्रांजेक्शन है, ओनली एंड ओनली शेयर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो जो भी बैंक बैलेंस है वो शेयर्स से रिलेटेड ही रहेगा। टोटल कितने शेयर्स अलॉट किए, 2 लाख। एप्लीकेशन 2 करोड़ शेयर्स के लिए आने दो, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमारे पास पैसा कितने शेयर्स का रहेगा, 2 लाख शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट किए वो, प्लस अगर कुछ रीइश्यू किया होगा तो वो। क्यों सर, एप्लीकेशन अगर 2 करोड़ शेयर्स के लिए आए तो ऊपर का रिफंड करने वाले हैं वैसे भी हम लोग, तो पैसा आया गया, क्या फर्क पड़ने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी कितने शेयर्स का बैलेंस रहेगा, बैंक बैलेंस 2 लाख शेयर्स का इशू प्राइस, जो भी कुछ पैसा आया उनसे वो, प्लस इसमें से अगर कुछ फॉरफिट करके फिर से रीइश्यू किया होगा तो रीइश्यू का बैंक बैलेंस। इसके अलावा बैंक में और कहीं से पैसा आएगा क्या इस क्वेश्चन में। सो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाख में से कितने शेयर्स में लफड़ा हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं बैंक बैलेंस, पैसा, रोकड़ा, अमाउंट। 100 शेयर्स में प्रॉब्लम आया था, 1,99,900 शेयर्स पे पूरा पैसा 12 रुपए या 10 रुपए, 12, प्रीमियम पकड़ के 12 है ना यहाँ पे, तो इंटू 12 ये एक अमाउंट आ गया। उसके बाद में 100 शेयर्स पे कितना पैसा आया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, कितना आया था बेटा 8 रुपए, तो ये आया 800 रुपए, ये दूसरा अमाउंट। और ये शेयर्स जब हमने रीइश्यू किए @9 तो ये आया 900 रुपए। और पूरा जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तब हमें पता चला कि एक जगह हमने इंटरेस्ट भी पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। कितना पे किया बेटा हमने, ऑलरेडी कैलकुलेट किया बेटा, 32,000 पे हमने 12% के हिसाब से 3/12 और 32,000 पे 12% के हिसाब से 6/12, टोटल कितना पे किया 2880। ये चौथा अमाउंट, इन सब की टोटल ये आया हमारा बैंक बैलेंस। कुछ था क्या इसमें, एग्जाम में आप ऐसा कर पाओगे क्या, सिंपल है, पक्की बात है। डन, चलो बेटा आगे, ये लिख लिया सभी ने, डन, लिखा गया, लिख लो। और फॉर्मेट बहुत आसान है सर, हमें कैसे समझेगा, जैसे सर आपको फॉर्मेट पता था, आपने फटाफट बगैर क्वेश्चन देखे बैलेंस शीट भी बना ली। देखो बेटा मेरे दिमाग में फॉर्मेट फिक्स था बैलेंस शीट का, ये मैं क्या या भगवान क्या या नरेंद्र मोदी साहब क्या कोई भी चेंज नहीं कर सकता, फॉर्मेट फिक्स है शेड्यूल 3 का, बरोबर है क्या। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में याद कर रहा था और फॉर्मेट के हिसाब से एक एक फिगर मैंने जो सॉल्व किया उसमें से देख रहा था। मैंने फॉर्मेट याद किया और जो सॉल्व किया उसमें से एक एक फिगर देख देख करके वर्किंग नोट बना बना करके लिख दिया। कुछ था इसके अंदर में, फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा था मैं। पहला आइटम क्या था बेटा, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। रुको याद कर रहे बाबा, शेयर कैपिटल में क्या क्या था, कितना बैलेंस था, निकाला, लिख दिया। शेयर कैपिटल के बाद अगला आइटम इधर में क्या था फॉर्मेट में, रिजर्व सरप्लस। देख रहे बाबा, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, कैपिटल रिजर्व था, वर्किंग नोट बनाया, लिख दिया। फिर उसके बाद अगला आइटम क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी, कुछ नहीं, जीरो, करंट लायबिलिटी कुछ नहीं, जीरो। फिर अगला आइटम क्या था, असेट में, नॉन करंट असेट कुछ नहीं, करंट असेट बैंक, लिख दिया, हो गया।
मतलब मेरे मन में फॉर्मेट चल रहा था इस साइड में, और इस साइड में फॉर्मेट के हिसाब से मैं फिगर इधर ढूंढ रहा था, और कुछ था क्या? सिंपल है। किसी को अगर कोई इसमें डाउट है तो प्लीज पूछो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डन? लिखो बेटा आगे। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, ये अभी अभी आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी। बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ योर फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में जरा बताना बेटा, कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? हाँ, वन बाय वन पहले मैं बता देता हूँ। P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट्स, और क्या आता है बताओ मुझे। ओके, अगर कंपनी की बात मैं करूँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बरोबर है। और कुछ? हाँ बेटा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वेरी गुड, सब आ गया। P&L में ट्रेडिंग P&L दोनों आ गया। हाँ प्लीज, नहीं तो ऐसा सवाल मत पूछना सर ट्रेडिंग किधर है, सब इसी में है। P&L में ट्रेडिंग P&L के दोनों आइटम आ गए, बरोबर। तो ये सब आपके क्या है बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हमने अभी अभी क्या देखा? बैलेंस शीट, बरोबर है। अब प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देखो सबसे पहला काम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। पहले क्या करो, बोलो मेरे साथ। ए बेटा इधर ध्यान देना, हेड डाउन करके कौन बैठा है प्लीज ध्यान दे। सबसे पहला काम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। अब यहां से आगे जो भी लिख रहा हूं ना, आप भी आपके फेयर बुक में साथों साथ लिखो। पहला काम क्या है? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। कैसे बनाओ? दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव और शो ट्रू एंड फेयर व्यू। तो देखो सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करना है, जो कि क्या करेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू शो करेंगे। वो फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अप्लीकेबल, एज पर एफएस मतलब क्या बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू। फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड to be as per applicable accounting standard, and financial statement must be as per schedule 3 of Companies Act 2013। ये तीन चीजें समझ में है सभी को, बरोबर है क्या? सो फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी लाइक दिस। बोलो बेटा मेरे साथ, फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी लाइक दिस, बरोबर है। सो लिखता हूं, फिनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए ना। ओके, ये लिख दिया हमने 1, बराबर। पहले क्या करो? बनाओ। ये मैंने बना लिया, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिए, बना लिए। कैसे? ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे, ताकि वो एज पर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहे, ताकि वो स्केड्यूल 3 भी कंप्लाई करे, फॉलो करे, है ना। स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देखा। बैलेंस शीट का, P&L का अभी तक हमने देखा नहीं है, बरोबर। चलो आगे। बनाने के बाद फिर क्या करना है बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद उसका आचार नहीं डालना है। फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद उसे रखना है किसके सामने? शेयर होल्डर्स के सामने। कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब रखेंगे? उनके घर पे क्या? नो, एट AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। तो यहां पे लिखो बेटा, ले डाउन एट AGM बिफोर शेयर होल्डर्स। यस और नो? ये जरूरी है क्या दिखाना? शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ेगा कि हे शेयर होल्डर्स सुनो, आपका जो पैसा इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, उस पैसे के साथ हमने ये लफड़े किए, और ये कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन है, और ये कंपनी का P&L में रिजल्ट है, ये आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। कौन करेगा बेटा? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये शॉर्टकट पॉइंट लिखवा के दे रहा हूं, डिटेल में सब नोट्स में रहेगा, लेकिन आप शॉर्टकट यहां लिखो, आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी बेटा साथों साथ, बरोबर है। ये किसकी जिम्मेदारी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। देखो 6 MCQ रेडी हो गए आपके स्क्रीन पे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, बरोबर है क्या? उसके बाद आगे अगला काम, तीसरा काम, बोलो बेटा आगे क्या करना है? बोलो फटाफट से। ये बना दिया, दिखा दिया, दिखाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? अब अगर कोई कंपनी की सब्सिडायरी कंपनी होगी तो वो सब्सिडायरी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट और ये होल्डिंग कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ो, कंसोलिडेट करो। वेरी गुड बेटा, है ना। सो कंसोलिडेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एंड बोलो ना, इट्स सब्सिडायरीज। एंड सब्सिडायरी ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट वेंचर। सेंटेंस में गहराई है, प्लीज ध्यान देना। सब्सिडायरी
ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, बरोबर है क्या, ये भी आ जाएगा सब्सिडायरी में। मतलब अगर किसी कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है तो वो एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। किसकी जिम्मेदारी है? होल्डिंग कंपनी की, पेरेंट कंपनी की, बरोबर है। आगे लिखा बेटा आपने, सब्सिडायरी ऑल्सो इंक्लूड जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, लिखा बेटा सभी ने। सो बनाया, दिखाया और ये जोड़ दिया, ये जोड़ भी दिया, ठीक है, यस और नो। उसके बाद क्या करना है बेटा, प्लीज ध्यान देना, ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडायरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी के लिए जो जो अकाउंट्स और ऑडिट की प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, एक्ट जो भी अप्लीकेबल है वो एज इट इज मुटाटिस मुटंडिस अप्लीकेबल टू सब्सिडायरी कंपनी, यस और नो। सो यहां पे लिख लो बेटा, प्रोविजंस फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट एज applicable to holding company will mutatis mutandis applicable to as it is applicable to subsidiary company। मतलब होल्डिंग कंपनी की जो प्रोविजन है रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड ऑडिट की, वो एज इट इज अप्लीकेबल रहेगी सब्सिडायरी कंपनी को। होल्डिंग कंपनी का अगर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है तो सब्सिडायरी कंपनी का भी वही रहेगा। होल्डिंग कंपनी के लिए जो जो अकाउंट्स और ऑडिट की प्रोविजन है एज इट इज। अरे चार बार एक ही चीज बोलूं क्या? बोलो ना, हाँ समझ में आए सभी को। सो होल्डिंग कंपनी की जो प्रोविजन है, कितने बार बोला बेटा मैंने अभी? चार बार एक ही चीज में बोल रहा हूं। चौथे नंबर का पॉइंट है, याद रखना क्या बोल रहा हूं बेटा मैं बार बार, होल्डिंग कंपनी की प्रोविजन एज इट इज अप्लीकेबल टू द सब्सिडायरी कंपनी, बरोबर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये 5वें नंबर का पॉइंट है। देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, ए बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, देखो 1 2 3 4 और ये 5 दिख रहा है बेटा सभी को? 5 ये कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट के साथ दिख रहा है? वी, यानी वेरायंस। अगर कुछ वेरायंस है, अगर कुछ डेविएशन है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने कुछ और तरीके से बनाए, मींस इफ देयर इज अ वेरिएंस और डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बरोबर है क्या? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना था ऐसे ट्रीटमेंट फॉलो करो, आपने कोई अलग तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया, मतलब डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वेरिएंस और डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपने उस डेविएशन के इफेक्ट को डिस्क्लोज करना है, उसका मॉनिटरी टर्म्स में कितना अमाउंट आ रहा है ये भी बताना है। और अगर आप ये नहीं बता सकते हो, अगर आप ये फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं बता सकते हो तो इफेक्ट डिस्क्लोज करना है। अगर आप ये नहीं डिस्क्लोज कर सकते हो तो इस फैक्ट को बताना है दैट वी कांट डिस्क्लोज, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा अपने फैक्ट बताना पड़ेगा, बरोबर है। लेकिन एक कब रे बेटा, अगर डेविएशन है, अगर वेरायंस है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ और कहना था और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किए बगैर बना लिया, कोई प्रोविजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपने कंप्लाई नहीं की, दैट मीन्स देयर इज अ डेविएशन और वेरिएंस, बरोबर है, यस और नो, पक्की बात। और देखो बेटा आप एक बार अच्छे से ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी लाइक दिस, बरोबर है क्या? ये याद रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी, एफ से आया फर्स्ट, एस मीन्स सेकेंड और नीड एन फॉर 9, सो सेक्शन 129 याद रखने के लिए एग्जाम में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, इसलिए याद करवा रहा हूँ। इलॉजिकल है फिर भी लॉजिकल है, याद रखने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी, एफ फर्स्ट, एस सेकेंड एंड नीड का एन मीन्स 9, तो 129 याद रहेगा। सेक्शन 129 सबसेक्शन 1, सेक्शन 129 सबसेक्शन 2, 1 में क्या है? सबसे पहले बनाओ, है ना, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसके बाद बनाने के बाद दूसरा काम क्या करो? दूसरा काम सबसेक्शन 2 दिखाओ, उसके बाद तीसरा काम जोड़ो, बना लिया दिखा लिया, अगर कोई सब्सिडायरी कंपनी है तो उसके स्टेटमेंट्स को हमारे साथ कंसोलिडेट कर लो, तीसरा काम।
चौथा काम, एक ही चीज कितने बार बोलना है बेटा? 4 बार यही बोलना है कि होल्डिंग कंपनी की प्रोविजन एज इट इज अप्लीकेबल टू सब्सिडायरी कंपनी, बराबर है, होल्डिंग की प्रोविजन एज इट इज अप्लीकेबल टू सब्सिडायरी कंपनी। और 5वें नंबर का देखो, वी फॉर वेरायंस, बराबर है, याद रहेगा क्या? बरोबर है। और उसके बाद लास्ट है, ये सारे सबसेक्शन है बेटा, 129 सबसेक्शन 2, 129 सबसेक्शन 3, 129 सबसेक्शन 4, 129 सबसेक्शन 5। एग्जाम में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी सेक्शंस अकाउंट सब्जेक्ट में आएंगे वो सारे सेक्शंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर, इंड एएस के नंबर, आईएफआरएस के नंबर, आईएएस के नंबर, सारे नंबर आपने याद करना है। वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे याद हो जाए बेटा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है 129 सबसेक्शन 6। 6 को क्या मिलता है? छूट मिलती है, ना ये इधर के ना इधर के। 6 क्या है बेटा? ना ये इधर के ना ये इधर के, बाकी आप समझदार हो। तो यहां पे इनको क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द एप्लीकेशन में, ऑन एप्लीकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी, है ना, एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनी को या कुछ कंपनीज को, ग्रुप कंपनीज को छूट दे सकती है कि आपने ये सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। और ये एग्जाम्पशन कैसा रहेगा? मे बी इधर कंडीशनल और अनकंडीशनल, कंडीशनली और अनकंडीशनली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लीकेशन करने के बाद अगर कोई कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्लाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुन, ये सेक्शन हम कंप्लाई नहीं कर सकते, नई कंपनी है, फलाना है, ढिमका है, टिमका है, गरीब है, इधर है, वैसा है, मे फॉर एनी रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है क्या? चलो ठीक है, आपने सेक्शन कंप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को छूट दे सकती है। ये कहां पे दिया है? सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 में। ये सारे सेक्शन याद रहेंगे सभी को। सब लोग फटाफट से बोलो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सेक्शन है बेटा ये। यहाँ पे ये 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? 129 में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी लाइक दिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी लाइक दिस, FSN, फर्स्ट 2 and 9, फर्स्ट सेकेंड एंड 9। तो यहाँ पे 129 में इसकी बात चल रही। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ना है। उसके बाद बार बार यही आपने ऐसा अपने आप से बोलना कि होल्डिंग की प्रोविजन सब्सिडारी के लिए एज इट इज अप्लीकेबल है। 5th नंबर वेरायंस, 6 नंबर एग्जाम्पशन, इनको छूट मिल रही है, बरोबर है। सो 129 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आगे ध्यान देना बेटा, देखो 129 प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन का हो गया, इसी में अगर 8 नंबर और ऐड कर दूं तो 137, बराबर है। सेक्शन लिखो ना आगे, सेक्शन 137 फटाफट से लिखो बेटा, फिर उसके बाद छुट्टी, जल्दी जल्दी लिखो। सेक्शन 137 क्या कहना है बेटा? सेक्शन 137 का कहना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने ऊपर बनाए ना, सर ये 8 ही क्यों ऐड किया? इलॉजिकल, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। सेक्शन 137 है किस चीज का बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऊपर आपने प्रिपेयर किया ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सिर्फ प्रिपेयर करके अपने पास संभाल के नहीं रखोगे। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी फाइल्ड टू द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, है ना। आप लोग आर्टिकलशिप में उसको रद्दी ऑफ कंपनी बोलोगे, है ना, कंपनी की सारी रद्दी वहीं पे जमा करते हैं। हमारे लिए क्या है वो? पढ़ने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहां पे क्या करना है? फाइल कर देना है। सो वहां पे लिखो बेटा, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी फाइल विदिन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, जिस AGM में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया गया है। सुनना जरा, जिस AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अडॉप्टेड, फ्रॉम दैट AGM विद इन 30 डेज यू हैव टू फाइल दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रिस्पेक्टिव ROC। आपका जो भी ROC रहेगा ना, उस एरिया के ROC को फाइल करना है। सर कंपलसरी फाइल करना है? हाँ। सर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है? हाँ। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से काउंट करना है? AGM से। अब आपका सवाल, सर AGM हुआ ही नहीं तो AGM जिस लास्ट डेट को होने वाला था, वुड हैव बीन, उस लास्ट डेट से 30 दिन के अंदर अंदर हमने अनअडॉप्टेड AGM होता तो क्या हो जाता? ये अडॉप्ट कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। सर ये सब जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर्स की, बरोबर है क्या? यस और नो? सो यहां पे लिख लो, ये विद इन 30 डेज फाइल करना है ना।
सर मान लो ये फाइनेंशियल, ये एजीएम हुआ, एडॉप्ट हो गया 30 दिन, एजीएम हुआ लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें एडॉप्ट ही नहीं हुए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें कंसिडर ही नहीं किया, तो भी 30 दिन में क्या? हाँ, तो भी 30 दिन में, मतलब एजीएम हो तो भी 30 दिन, एजीएम हुआ बट उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्ट नहीं हुआ तो भी 30 दिन, और एजीएम ही नहीं हुआ तो जिस लास्ट डेट को एजीएम होने वाला था वहां से 30 दिन के अंदर अंदर में लिखो बेटा। 139 137 सबसेक्शन 1, 137 सबसेक्शन 2 है ना। इफ नो एजीएम हेल्ड इन दैट केस विदिन 30 days from the last date on which AGM would have been held। बरोबर है, याद रहेगा सभी को, पक्की बात है। एक और चीज बता देता हूं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, ये सेक्शन का, मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सेक्शन की बात बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा क्या जेरोक्स निकाल के आपने सबमिट करना है क्या? नो, आज के डेट में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब ये कैसे सबमिट करेंगे? तो इसके लिए एक लैंग्वेज है, जावा नहीं है, एंड्रॉइड वगैरह जो है ना वो सब कुछ नहीं। कौन सी लैंग्वेज है? XBRL। उस लैंग्वेज में आप में सबमिट करना है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। कैसे सबमिट करना है? इन XBRL फॉर्मेट, इन XBRL फॉर्मेट। लिख लो बेटा, एक्सटेंसिबल, रुको लिख के देता हूं, लिख के दो कि नहीं लिखो? लिखो कि नहीं लिखो? लिखो ना। देखो ये तुम बोल रहे इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये टाइम मत काउंट करना। यहां लिखता हूं एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। सर फिर EBRL होना चाहिए था, ये EBRL नहीं, इन्होंने क्या लिया? XBRL लिया है ना। ई साइलेंट ऐसा समझो, उसके अंदर में इन्होंने इनिशियल क्या लिया? EBRL लिया, XBRL लिया है ना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा XBRL का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो याद रख लेना। डन, ये सब आपको समझ में आया बेटे सभी? पक्की बात है। अच्छा, ये जो ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू, नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये इसी का बता रहा हूं, ये खत्म नहीं हुआ ना अभी तक, लास्ट 5 मिनट है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बता दो, ये ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बताओ। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? बोलो ना, फटाफट से बोलो। जैसा होना, देखो फालतू बोर मत करो, ये फाउंडेशन में आपने बोल दिया ना ऐसा 50 बार, अब यहाँ ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या बताओ? आपका बिल्कुल सही है, जैसा होना चाहिए था वैसा है, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू है। कैसा होना चाहिए था? वेरी गुड बेटा, हाँ बोल। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एज पर डबल एंट्री सिस्टम आपने आपकी अकाउंटिंग करनी चाहिए, एज पर अक्रूअल बेसिस आपने अकाउंटिंग करनी चाहिए, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं चलेगा। यस और नो? उसके बाद और बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। नो एक्स्ट्रा, यानी कोई ऐसी एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं चाहिए जो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं फिर भी एंट्री आ गई, और मतलब ना ही कुछ ज्यादा चाहिए ना ही कुछ कम चाहिए। नो ओमिशन, नो एक्स्ट्रा। लिख लो बेटा, नो ओमिशन, नो एक्स्ट्रा, ओनली डबल एंट्री सिस्टम, अक्रूवल बेसिस पे, एज पर अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बरोबर है क्या? अगर ये सारी चीजें हैं एज पर अप्लीकेबल, वेरी गुड बेटा, रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा। रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है, कंपनी एक्ट की प्रोविजंस रेगुलेशंस फॉलो करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये सारी चीजें हैं और ये इंक्लूसिव है तो आखिरी में क्या लिख रहा हूं मैं? ETC एक्सेट्रा। मतलब ये जो लिस्ट है कैसी है? इंक्लूसिव है, इसमें और भी आइटम समय समय पे ऐड हो सकते हैं। बरोबर है? अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर शायद शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। यस और नो? बरोबर है? लिखा बेटा सभी ने? लास्ट पॉइंट इसी का बचा है, नया नहीं बता रहा हूं। लास्ट पॉइंट है, प्लीज ध्यान दे बेटा। देख सुनो, लास्ट पॉइंट है, इसी का लास्ट पॉइंट है। गिन के 2 मिनट में अब छुट्टी है। मुझे एक बात बताओ, फिनेंशियल स्टेटमेंट तो आपने बना लिया,
फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखो ये पीएनएल और ये बैलेंस शीट आपने प्रिपेयर किया। आप सभी को पता है ये पीएनएल के अंदर में जो भी आपके रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपको प्रॉफिट मिला, प्लस माइनस सुनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने एडलेस किए तो जो भी प्रॉफिट है। यस सर, हाँ सर, है ना सर? क्या दो? माइक दो, बैटरी दो। यस सर, नहीं वो वाली नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट आया आपका, प्रॉफिट इसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। ये प्रॉफिट के ऊपर किसका हक है, बस इतना बता दो। ये प्रॉफिट के ऊपर किसका हक है? ये प्रॉफिट के ऊपर शेयर होल्डर्स का हक है, बरोबर है? कौन से शेयर होल्डर्स? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट ये जो हक है, ये हक हम लोग किस फॉर्म में देते हैं रे बेटा? डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं। आपसे सवाल है, कंपनी क्या सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है कि पास्ट ईयर प्रॉफिट से भी दे सकती है? दोनों में से कहीं से भी दे सकती है। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने अगर कोई पैसे प्रोवाइड किए होंगे ना डिविडेंड देने के लिए, तो वहां से भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। और अगर ये जो डिविडेंड है, कंपनी ने आज डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आज डिक्लेयर कर दिया, तो यहां से कितने दिनों में डिविडेंड देना पड़ता है? तो विद इन 30 डेज डिविडेंड देना पड़ेगा। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया, वहां से 5 दिनों के अंदर अंदर उसको कहां पे? एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, स्केड्यूल बैंक के अंदर में। यस और नो? पक्की बात है बेटे, बात समझिए सभी को। और 30 दिन के अंदर अंदर पे नहीं किया तो वहां से आगे 7 दिनों के अंदर अंदर, वहां से आगे 7 दिनों के अंदर अंदर में अनपेड डिविडेंड है ना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यस और नो? और यहां पे ट्रांसफर करने के बाद यहां से 7 साल के अंदर अंदर, अगर वो सामने वाला आदमी आया भी नहीं है ना, वैसे आप लोगों को सभी लोगों को पता है, मैंने चिराग सर को भी पूछा था सर ये 7 साल ही क्यों, तो चिराग सर की रिसर्च भी अच्छी थी, तो सर मुझे बताए थे कि सर इंडियन लॉ के हिसाब से कि 7 साल तक अगर कोई इंसान ट्रेसेबल नहीं है तो उसे हम लोग मृत घोषित कर देते हैं, बरोबर है? इसलिए 7 साल का है, ठीक है? जो भी है, हमें क्या कहा, अपने को अकाउंटिंग करने से मतलब है। तो 7 साल तक हम लोग वेट करेंगे। आया तो ठीक, 7 साल बाद ये कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में, ये गवर्नमेंट खाता है, उसके अंदर में चला जाएगा। ये लिखो, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये लिख लो, ये लास्ट पॉइंट है आज का, लिखो बेटा। और ये जो है ना, ये यहां से ये 90 दिन के अंदर अंदर ये कौन कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, उनकी एक लिस्ट बन के कंपनी के वेबसाइट पे अगर होगी तो यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए। बट वो 90 डेज 7 ईयर्स के अंदर ही आ रहा है बेटा। यस और नो? कितने सारे एमसीक्यू सेट हो गए इसके अंदर में, बाप रे बाप। सर ये अकाउंट्स का पार्ट है क्या? थोड़ा सा अकाउंट्स का है, बाकी इसमें आप डिटेल में कम से कम 3-4 बार कहाँ पढ़ोगे? और कंपनी लॉ में, बरोबर है? कंपनी लॉ में सारी चीज़ें आएगी। अब मेरे ख्याल से आपके पास में नोट्स में अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो गया रहेगा, है ना? मतलब आपको एग्जीक्यूटिव के अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया रहेगा, इंट्रोडक्शन टू सीएस एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स, बरोबर? लिखो। थैंक यू नहीं, मैं सबकी बुक चेक करने वाला हूं। अरे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे लैपटॉप पे भी नहीं लिखूंगा यार, कैसे बच्चे? मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी कुछ भी, ना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने देखा था सबसे पहले। अरे मत लिखो नीचे का, सिर्फ ये लिखना है आपने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने रूल्स देखे थे, कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी बेटा, जिसमें कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद लेजर पोस्टिंग कैसी होती वो देखा था, ट्रायल बैलेंस, बरोबर है क्या? और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट किया, जिसमें हमने क्या देखा बेटा? शेयर कैपिटल रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे, इससे रिलेटेड एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। उसके बाद सेक्शन 129 उसके सारे सबसेक्शन देखे, उसके बाद सेक्शन 137 उसके 2 सबसेक्शन देखे, देन उसके बाद हमने ट्रू एंड फेयर व्यू का मीनिंग देखा,
देन उसके बाद हमने लास्ट में अभी क्या देखा, डिविडेंड रिलेटेड प्रोविजन देखी, बरोबर है। ये हमने इतना इतना इंट्रोडक्शन देखा है। ये जो भी इंट्रोडक्शन देखा बेटा, ये आगे समय समय पे 60 नंबर का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो 60 नंबर के सिलेबस में ये चीज़ें बार बार आने वाली है, बरोबर है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? जितना भी समझ में आया प्लीज़ आप लोग नोटबुक मेंटेन करो, बरोबर है ना। और वो नोटबुक घर जाने के बाद एक बार भूले बैठ के पढ़ लिया करो। अभी आपने सेल्फ स्टडी करना है, बैच खत्म हो रही तक के आपका होल डे लेक्चर चल रहा है, तो आपने क्या करना है बेटा, सिर्फ होमवर्क डेली करना है। और होमवर्क क्या है, जो मैं बोलूँ वो, और अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो जो अब तक पढ़ा दिया वो, ये चीज़ ईमानदारी से फॉलो करो। एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं ना, सारे बच्चे पास हो जाएंगे बेटा, बट ये फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।